नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से निकाय चुनाव पर आज फैसला संभव है और पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। ओबीसी आरक्षण मामले में आज फैसला आ सकता है। बिना ट्रिपल टेस्ट आरक्षण नहीं देने की मांग है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला आना संभव है। ओबीसी आरक्षण मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है और इसी के आधार पर आगे नगर निकाय चुनावों को लेकर के एक तस्वीर देखी जा सकती है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव पर आज फैसला संभव है। ओबीसी आरक्षण पर पेच फंसा था और दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है। इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, तो आज फैसला सुनाया जाएगा और इसी के साथ साथ ओबीसी आरक्षण मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। बिना ट्रिपल टेस्ट आरक्षण नहीं देने की है मांग। पहले ट्रिपल टेस्ट हो, उसके बाद ही आरक्षण दिया जाए, ये मांग याचिकाकर्ता की ओर से की गई है और इसलिए भी मौजूदा सरकार से पूछा गया था कि आपने कौन सा फॉर्मूला अपनाया है। मनीष मिश्रा बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। मनीष मिश्रा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट आज नगर निकाय चुनावों को लेकर के कोई फैसला सुना सकता है, क्योंकि पिछली बार फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। जी निश्चित तौर पर आज बहुत अहम दिन है। जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से सुनवाई जारी थी, उस न्यायालय में शीतकालीन अवकाश होने के बाद ही स्पेशल बेंच बैठाई गई थी, जिसने अपना दोनों पक्षों को पूरी तरह सुना था। दोनों पक्षों के बीच में बहस भी हुई थी और उसके बाद जब सुनवाई पूरी हुई थी तो आज के लिए उच्च न्यायालय ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने अपना जो हलफनामा दायर किया था, जिसमें 2017 का जो ओबीसी आरक्षण का जो सर्वे कराया गया था उसको गाइडलाइंस की तरह माना गया था, उसी को आधार मानने की बात की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ताओं तरफ से करीब 95 इसमें हुई थी, जिसमें सबको क्लब करके सुनवाई की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसको पूर्णतः फॉलो नहीं किया गया था और उसके लिए सही सर्वे नहीं कराया गया था और इसके लिए दूसरा एक आयोग की मांग भी की गई थी। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से आज उच्च न्यायालय कोई फैसला ले सकता है, कोई बड़ा फैसला आ सकता है, अगर पक्ष में आता है तो जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल है तो उसके बाद माना जा रहा है कि आज सूचना जारी हो जाएगी और जो चयन प्रक्रिया है दावेदारों के उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और चुनाव निकाय चुनाव के लिए अगले महीने तक आप जा सकते हैं। अगर ये चुनाव चलता है तो माना जा रहा है कि फिर चुनाव लंबा चल सकता है और आपको अप्रैल से मई तक का इंतजार करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए। तो आज बहुत अहम दिन है और सबकी निगाहें, तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें आज उच्च न्यायालय के फैसले पे होगी। जी ठीक है मनीष, हम तब तक का इंतजार करेंगे। ठीक है, फिलहाल बने रहिए आप, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज कार्यक्रम है, विभागीय कार्यक्रम है। कर्मचारियों अफसरों को देंगे प्रशस्ति पत्र। सिल्ट सफाई कार्य में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिल्ट सफाई कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन में होगा कार्यक्रम। लखनऊ से बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज कार्यक्रम है। विभागीय कर्मचारियों अफसरों को देंगे प्रशस्ति पत्र और इसी के साथ साथ सिल्ट सफाई कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए करेंगे सम्मानित। मनीष हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। मनीष, बहुत महत्वपूर्ण है कि विभाग में जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएं और वही सब कुछ हो रहा है। जल शक्ति मंत्री कर रहे हैं, आज सम्मानित कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर किसी भी कर्मचारी या विभागीय कर्मचारी या अफसरों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको प्रोत्साहित किया जाए, आपके कार्य को सराहा जाए, उसके लिए आपको प्रोत्साहित किया जाए। तो वही उसी सीखते हुए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया गया कि आज जो विभागीय कर्मचारी हैं या अफसर हैं उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे कि सिल्ट सफाई की अगर बात करेंगे, सिल्ट सफाई वो कार्य होता था सिंचाई विभाग में जिसको लेके भ्रष्टाचार उजागर होता था। पूर्व की सरकारों में लगातार सिल्ट सफाई को लेके कई बातें होती थी, जिस तरीके से कि ठेके और टेंडर होते थे और उसमें सफाई नहीं होती थी। उसके बाद पानी छोड़ने के बाद उसकी किसी कोई जांच नहीं बन पाती थी, कोई जांच नहीं हो पाती थी कि आपने इसकी सफाई की है कि नहीं की, उसको लेके काफी भ्रष्टाचार होता था। उसको लेके तमाम
बार हमने देखा था जिस तरह से जल शक्ति मंत्री गगनदेव सिंह मौके पे जाते थे, अपना वहाँ पे दौरे करते थे और लगातार उन जगहों पे जाते थे जहाँ सिविल सफाई का काम होता था। उन अफसरों से मिलते थे, उन कर्मचारियों से मिलते थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती थी। लगातार उनको मौके पे भी जाके हमने देखा है, जिससे कि जल शक्ति मंत्री लगातार दौरों पर रहते थे और वहाँ पे उन लोग जाके खुद प्रोत्साहित करते थे और उनके काम की सराहना करते थे। तो माना जा रहा है कि उनके दौरों के बाद ऐसे अफसरों, ऐसे कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाई गई थी जो सिविल सफाई में कार्य में जो पहले भ्रष्टाचार के लिए माना जाता था, अब उसी काम के प्रोत्साहित करते हुए, उन्हीं काम की सराहना करते हुए आज उन अफसरों, उन कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो एक बड़ा दिन है जल शक्ति मंत्रालय के कर्मचारी और अफसरों के। और माना जा रहा है कि इसके बाद जो आगे आने वाले जो काम है, जो और भी विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नई ऊर्जा है कि वो काम करने का एक मनोबल बनेगा, जिसको लेके आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जी ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली महत्वपूर्ण खबर की लखनऊ से। यूपी के सभी अस्पतालों में आज होगी मॉक ड्रिल। कोरोना को लेकर सभी अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं। आज सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10 बजे होगा मॉक ड्रिल। कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच होगी। तो क्योंकि कोरोना की एक बार फिर से बात हो रही है और कोरोना की बात करते हुए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि प्रदेश में कैसी तैयारी है, खासतौर पर अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था है, और इसी को लेकर के 10 बजे मॉक ड्रिल होगा। कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच होगी। यूपी के सभी अस्पतालों में आज होगी मॉक ड्रिल। मनीष, मॉक ड्रिल होगी आज 10 बजे, तो इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ खास होगा? एक तो कोरोना से संबंधित तमाम जो उपकरण होंगे उन्हें जांचा जाएगा, इसके अलावा मॉक ड्रिल में क्या खास होगा? देखिए, आपको बता दूं कि चीन ने जो कोहराम मचा है और अन्य देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आज प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी रखी जाएगी। आपको बता दूं सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में सुबह 10 बजे से मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के संबंधित अस्पतालों में एक नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी मॉक ड्रिल से मिली खामियों से छुट्टी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपेंगे। उप मुख्यमंत्री पाठक ने पहले भी कहा था, जिससे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद टीम लाइन की बैठक ली थी और जहां कमियां पाई गई थी उनको व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहले ही करीब एक हफ्ते पहले ही इसके आदेश दिए गए। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके की तमाम बातें निकल के आती थी कि जो उपकरण है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध नहीं थी, तो इनको लेकर कहा गया था कि 27 तारीख की जो कि आज है मंगलवार को, आज ये मॉड्यूल रखी जाएगी जिसमें समूचे उत्तर प्रदेश में एक साथ 10 बजे मॉड्यूल रखी जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि कहाँ कौन सी कमियां हैं उनको दूर किया जाए। माना जा रहा है कि अगर कोई जो कमियां हैं, जो उपकरण करा रहे हैं या फिर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लेके जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और लगातार अस्पतालों में जिस तरह से कोविड वार्ड बनाए जाएंगे, बने हुए हैं, उनके बेड्स की व्यवस्था क्या है, वेंटिलेटर की व्यवस्था क्या है, जो मेडिसिन है उनकी व्यवस्था क्या है, और कैसे वहाँ पे आपको आइसोलेशन के लिए जो आपके वार्ड बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था क्या है। इनको देख के आज करीब 10 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। 10 बजे प्रदेश के समस्त जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य शिक्षण है और मेडिकल कॉलेज है, उनमें एक साथ मॉक ड्रिल रखा जाएगा। और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से TV9 की बैठक में लगातार बने हुए थे और उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए, उसके बाद आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की देखरेख में, निगरानी में ये मॉक ड्रिल एक साथ संपन्न किया जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आगे आने वाले आपके दिनों में कोविड को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो सरकार दावे करती है उसको लेके भी बहुत ज्यादा किया गया, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार कोविड के मामलों को लेके लगातार सरकार की तंज कसती रहती, उसको लेके भी आज अपनी तैयारियों को लेके फिर आने वाले समय में अपनी तैयारियों के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जनता के सामने लेके जाएगी। बहुत बड़ा दिन है और माना जा रहा है कि ये 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। जालौन दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सुरेंद्र यादव मौखरी के निधन पर देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे सुरेंद्र यादव मौखरी, शोकाकुल परिवार से शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जालौन दौरे पर हैं अखिलेश यादव और सुरेंद्र यादव मौखरी के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे सुरेंद्र यादव मौखरी और इसी के साथ साथ शोकाकुल परिवार से शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जालौन दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव।
तो अखिलेश यादव जालौन दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सुरेंद्र यादव मौखरे के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे और वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे सुरेंद्र यादव मौखरे। दिल्ली की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित था। कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मुगलों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायकों के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ भी हुआ था वो भूतो न भविष्यति था। एक और धार्मिक कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, चमकौर और सरहिंद की लड़ाई वास्तव में अविस्मरणीय है। से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। और वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादों को नमन किया और कहा कि साहिबजादों का पावन बलिदान युगों युगों तक राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा प्रेरित करता रहेगा। आगे सीएम ने कहा कि पंजाब हमेशा से पश्चिम से आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए दीवार की तरह खड़ा रहा है। अभी तवांग की घटना में भी पता चला कि वहां पर 6 रेजिमेंट के कुछ जवान तैनात हैं। इनमें से प्रत्येक जवान एक साथ 2-2 चीनियों को पकड़ते और धुलाई करके वापस भेज देते हैं। आपकी यात्रा यहां पर आई है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित 26 दिसंबर की स्थिति को साहिबजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के मुख्यमंत्री आवास के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए और हम सब के लिए यह दिन सिख गुरुओं के प्रति और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। सिख गुरुओं का जो त्याग था, जो बलिदान था, वह तो एक प्रेरणा है ही। गुरु
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर 8 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने जवाहिर यादव के घर जाकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना व्यक्त की। आश्वासन भी दिया कि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ है और इस पूरे मामले में सपा अब सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। दरअसल बीते दिनों जवाहिर यादव की करीब 400 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। गाजीपुर की जखानिया सीट से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रशासन को इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। सत्ता अपना पराया नहीं देखती, सत्ता इंसाफ करती है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद घटिया, घिनौना और गंदा काम हो रहा है। सदन में समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। इस पूरे मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगे। उनके दिशा निर्देश के बाद पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। बहुत मार्मिक है और प्रशासन को इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। सत्ता अपना पराया नहीं देखती, सत्ता न्याय इंसाफ करती है और ये जो हो रहा है बहुत घटिया, घिनौना और गंदा है और इसका हम लोग विरोध करेंगे। आगे का क्या लग रहा है कि सदन में रिपोर्ट देंगे? हाँ, बेशक बेशक। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? आगे की कार्रवाई तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे अध्यक्ष जी का, जो दिशा निर्देश अध्यक्ष जी का उसका पालन किया जाए। बहुत मार्मिक है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने साधा निशाना। अखिलेश यादव के अलग अलग जेलों में जाकर मुलाकात करने पर निशाना साधा है। जेलों में अपराधियों और माफियाओं से मिलने का सपा का पुराना काम है। सपा ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया। सीएम योगी अपराध और अपराधियों को लेकर सख्त है। बीजेपी सरकार में माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। अखिलेश चाहे कितनी भी जेलों में जाकर दौरा करे, बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। तो अखिलेश यादव के जालौन दौरे पर निशाना साधा गया है। अखिलेश पर जेपीएस राठौर का तंज। कहा कि अखिलेश चाहे कितनी भी जेलों में जाकर दौरा करें, बुलडोजर तो रोकने वाला नहीं है। मेरठ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ऋषभ जैन की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऋषभ के परिजनों से बातचीत की और घटना पर दुख जताया। डिप्टी सीएम ने नव युवकों को कोहरे में नियमों के कानूनों के साथ ड्राइविंग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ ही सड़क पर निकले ताकि हादसे से बचा जा सके। बहुत ही एक दुखद समाचार जो हम लोगों को ऋषभ जैन जी की दुर्घटना में असमय मृत्यु के कारण से श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, उसी के लिए आज आया हूं। किसी भी परिवार का कोई जवान बेटा समय से पहले इस प्रकार से किसी दुर्घटना का अगर शिकार हो जाए तो वह दुख असह्य होता है। विशेष तौर से युवाओं को ये अपील भी करूंगा कि इस समय जिस प्रकार से कोहरा है और जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इस प्रकार की क्षति हो जाती है जिसकी पूर्ति भी असंभव है, इसलिए सबसे बारंबार अपील है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए वाहनों का संचालन नियंत्रित ढंग से करें। बहुत ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बेटे को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे परिवार को कि उस दुख को सहन कर सकें, हम सब भी उस दुख को सहन कर सकें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का मामला डिप्टी सीएम के सामने उठा। पीड़ित कार्यकर्ता ने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सामने मुद्दा उठाया। इसके बाद भरी सभा में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने दोनों को मंच पर बुलाया। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने गौरव सिंह की पिटाई की थी। हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने यूपी पुलिस पर तंज कसा है। गोपामऊ सुरक्षित विधानसभा से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर पोस्ट कर पुलिस को पंगु बताया
उसकी कार्यशैली को शर्मनाक कहा। दरअसल नगर पालिका के पूर्व प्रत्याशी पर बीजेपी नेताओं ने हमला कर दिया था। थाने में भी जमकर के बवाल काटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ। और इसके बाद विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर लिखा कि पिहानी कोतवाली में इतना तांडव, पुलिस बनी पंगु, कोई उचित कार्रवाई नहीं। पिहानी पुलिस के लिए शर्मनाक। पुलिस अधीक्षक और पुलिस के उच्चाधिकारी ले संज्ञान। अपने ही सरकार पर हमले को लेकर विधायक श्याम प्रकाश हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। तीन जनवरी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी और इसको लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के यूपी के कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद ने हापुड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो इस यात्रा को लेकर सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि ये यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किस तरह से इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं और लोगों का काफी समर्थन भी हमें मिल रहा है। अब ये यात्रा आगामी 3 तारीख को यूपी में प्रवेश करने जा रही है, जो गाजियाबाद जिले की गोकुलपुरी कॉलोनी से शुरू होगी। ये यात्रा यूपी में 3 दिन रहेगी, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो भी विपक्षी दल हैं, उन सभी को भी इस यात्रा में जुड़ने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। उन दलों को निमंत्रण दिया है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, जो भारत की अस्मिता और भारत की एकता के लिए अपने आप को एकजुट करने के लिए तैयार हैं। उनसे कहा है कि आप भी आइए, और मुझे उम्मीद है कि आप जब सड़कों पर देखेंगे कौन कौन आया है तो बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग आपके बीच में आएंगे। मैं आपसे, जैसे अभी नसीमुद्दीन साहब ने कहा, निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे सारे साथी, सशक्त साथी यहाँ मजबूती से लगे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आइए, हमारी इतनी मदद करिए कि जो देखना चाहता है, जो सुनना चाहता है, जो इस बात का एहसास करना चाहता है कि हम सब एक हैं, उनको आप प्रोत्साहित कर दें अपनी बातों से, अपने संदेश से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।